सर, ये हनुमान कौन था? ये हिस्ट्री में बहुत आता है हनुमान। ये लाइक वो कहते हैं को मंकी था पुराना जाऊँ। ये क्या क्या है, क्या था? इसके बारे में कभी नहीं पता लगा अभी तक कि ये हिस्टोरिकल था कि जस्ट मिथ है कोई। लगता तो मिथ है। देखो, कुछ बातें अगर हम समझें तो हम मिथ को और हिस्ट्री को, कहानी है कि सत्य हो सकती है, उनको समझ सकते हैं। पहली बात तो ये घटना जो है वो 7,000 साल 8,000 साल पुरानी घटना है। जो रामायण काल की बात करते हैं, रामायण काल में ही हनुमान की बात की गई। तो उस समय के दौर में डेवलपमेंट उस ढंग का नहीं था जैसा आज का डेवलपमेंट है। और मैंने पहले कुछ बातें कही हैं, अगर उनको आप मार्क करें तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे हमारी पृथ्वी पे हमारा बीज कहाँ से आया? हमारी पृथ्वी पे डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, तो वो पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि इस पृथ्वी पे डेवलपमेंट एलियंस ने किया। अब जैसे रिसेंटली न्यूज़ेज आती हैं, हमको पता लगता है कि अभी एक अमेरिका की फाइल चोरी हुई, तो उसमें ये खबर आई, एक ने हैक की, तो पता लगा कि अमेरिका को एलियंस से संबंध है और कुछ गुप्त प्रयोग चल रहे हैं। अब गुप्त प्रयोग जहां जिन जगहों पे चल रहे हैं, तो सुना जाता है गुप्त प्रयोग क्या है? तो गुप्त प्रयोग है जेनेटिक चेंजेस के ऊपर। ये प्राणियों के जेनेटिक चेंज करके देख रहे हैं। ठीक है। अब हम इसको 7,000 साल पहले चले जाते हैं। 7,000 साल पहले का आदमी ये कहता था, उसके लिए जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि एलियंस, तो हमारे लिए एलियंस एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे यार कि कैसे होगा, एलियंस कैसे होते हैं, क्या है, क्योंकि पॉसिबल भी है कि नहीं है। लेकिन 7,000 साल पहले अगर हम उनको ये कहें तो देवताओं को बहुत एक्सेप्ट करते थे। अभी मैं आपसे कहूं कि देवता पृथ्वी पे आ जाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको क्या मजाक कर रहे हो? आप देवताओं को भी मिथ मानोगे और एलियंस को भी मिथ मानोगे। लेकिन बहुत समय पहले ये कहा जाता था कि देवता आते हैं पृथ्वी पे, हमें संपर्क करते हैं। ठीक है। अब उसमें ऐसे समझो कि हनुमान के बारे में वो पवन पुत्र थे, मतलब देवता पवन देवता थे, उनके वो पुत्र थे। तो अब वो पुत्र का कंसेप्ट क्या है? तो कंसेप्ट दो तरीके के हो सकते हैं। या तो उस समय के एलियंस आके जेनेटिक चेंज करने के लिए किन्हीं को ले जाके उन्हें प्रयोगशाला में चेंज करते थे, या फिर ऐसा संभव था कि एलियंस ने ही यहाँ के रहने वाली जो स्त्रियां थीं उनके साथ ही संबंध बना के अच्छे बच्चे पैदा किए, तो उन बच्चों में विशेष गुण पाए जाते थे। तो हनुमान भी इसी तरीके के वानर हैं। डेवलपमेंट ये हमारा बताता है कि हम डेवलपमेंट धीरे धीरे होके वानर से और फिर इंसान बने। अगर डेवलपमेंट एक सीढ़ी में होता है, जो कि डार्विन का सिद्धांत है, डार्विन का सिद्धांत कहता है हम क्रमबद्ध चले हैं और एक सीढ़ी बढ़ते बढ़ते हम इंसान हो गए। लेकिन डार्विन से फिर मैं एक सवाल पूछूंगा कि सारे ही बंदर इंसान क्यों नहीं हो पाए? फिर डार्विन यहां पे फंस जाएंगे। डार्विन कहेंगे नहीं, एक बंदर हुआ फिर उसका जीन कोड चेंज होता चला गया, वो इसका ये जवाब देंगे। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से जीन कोड चेंज होता चला गया। भाई एलियंस ने सारे बंदरों पे थोड़ी ना रिसर्च कर दी, एक ही पे दो पे की जाती। अब एक दो से की तो नई ब्रीड तैयार हो जाती, वो फुल ब्रीड थी इसका मतलब। हाँ, तो वो एक तरीके से हनुमान को अगर हम इस तरीके से समझें कि उस समय जो एलियंस थे वो पृथ्वी को, एक तो उन्होंने बच्चों की तरह हमें पाला पोसा, और मैं ये भी मानता हूं कि एलियंस हम लोगों के सामने पूरे तरीके से इसलिए नहीं रहते थे कि अगर वो ये कह दें कि हम तुमको ग्रो अप कर रहे हैं तो सारे लोग उनके जाके बैठ जाएंगे पास में कि फिर आप ही सब करो, हमें ये दिक्कत हो रही। लोग भगवानों के पास जाना शुरू करते ना, हमें ये दिक्कत हो रही, गॉड दूर कर दो। तो उन्हें मालूम हो कि एलियंस है तो एलियंस से कहेंगे दूर करो, हम तो कुछ करते ही नहीं। तो एलियंस ने अगर ये ग्रह पे अपने बीज को लाके बढ़ने की तरफ काम किया तो उनकी तमन्ना ये रही होगी कि धीरे धीरे यहाँ के लोग इतने डेवलप हो जाएं कि वो अपने तरीके से इस ग्रह को संभाल सकें।
लेकिन ऐसे हालत में उन लोगों को सीधे सीधे वो ये नहीं कह सकते थे कि हमने तुम्हें बसाया है और तुम डेवलप हो जाओ। तो वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटल कुछ लोगों के अंदर से ऐसे तत्व पैदा करते थे कि जो लोगों के लिए मिसाल का काम करें। जैसे हनुमान को उन्होंने एक ऐसा बनाया कि हनुमान मिसाल का काम कर रहे हैं, राम एक मिसाल का काम कर रहे हैं, रावण एक मिसाल का काम कर रहे हैं। एक गंदी मिसाल है, एक अच्छी मिसाल है, और एक बीच में हेल्प करने वाली मिसाल है। तो वो मनुष्यों को एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए। वो एग्जाम्पल्स जब क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक ही आप लोगों में वो शक्तियां नजर आती हैं। सर हनुमान की तो पूरी ब्रीड थी ना, लाइक उसके साथी भी थे कितने? हनुमान के साथी नहीं थे, बंदरों की फौज थी। हाँ। बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ वानर थे जो बलशाली थे। हनुमान बलशाली थे, सुग्रीव बलशाली थे, एक उनका पुत्र बलशाली था, उसके अलावा एक सुग्रीव के भाई थे वो बलशाली थे जो मार दिए गए, बाली। तो कुछ लोग थे। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि एक पूरी फौज में 4 ही 6 आदमी होते हैं जो बहुत हुनरमंद होते हैं, बाकी तो सब बानर ही होते हैं उछल कूद करने वाले। तो सर वो तो इंटेलिजेंट थे, जैसे इंसानों की तरह घूमते थे, देखो, कपड़े पहनते थे। हम इंसानों की तरह घूमते थे और कपड़े पहनते थे, ये तुम्हें आज की फोटोग्राफी में नजर आता है भाई। अब हम टेलीविजन कहते हैं कपड़े नहीं पहनाओगे हनुमान को तो हम दिखाएंगे नहीं, तो वो तो ब्रॉडकास्ट की मजबूरियां हैं ना। तो अब वो कपड़े पहनते थे, इसे आप मत लाइए, ये इंसानों ने अपना उसमें थोप दिया। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि उस समय की ब्रीड्स, बंदर से इंसानों का ही जन्म भी हो रहा था। तो क्या था, लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। अब जैसे आज के आदमी की पूरी शिक्षा ही स्कूल में होती है, तो वो खास स्कूल में पढ़ता है। लेकिन एक व्यक्ति की शिक्षा अगर जंगल में हो रही होगी तो वो जंगल में जंगल के प्राणियों की भी लैंग्वेज को बहुत आत्मसात कर पाएगा। तो उस समय का जो डेवलपमेंट था उसमें वो दोनों संवाद कर लेते थे। मतलब बंदर इंसानों की बात भी समझ लेते थे और इंसान बंदर की बात भी। फिल्माने के दृष्टिकोण से तो हो सकता है कि ये दिखाया जाता है, जाओ जाओ सुग्रीव ऐसा काम करो, जाओ हनुमान ऐसा काम करो। लेकिन हो सकता है कि उनको राम ऐसे करके बोलते हो कि आप हनुमान वो जाइए और ये काम कर लेना, है ना, ऐसे करके, मतलब थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज में भी बात करते होंगे। और थोड़ा सा हो सकता है हनुमान उनसे कहते होंगे ठीक है मैं सीता को ढूंढने जा रहा हूं, और ऐसे करके बात कर लेते होंगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं यहाँ किसी का अपमान नहीं कर रहा, पहली बात तो मैं यहाँ राम और उनको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि राम नहीं थे, उनके लिए जस्टिफिकेशन है कि नहीं राम थे, लेकिन हमें इस ढंग से देखना पड़ेगा। अब हम कहें राम ऐसे ही थे कि उनका मुकुट वैसा होता है, तो ये नहीं था, क्योंकि टेक्निकली अब वो कपड़े दिखाए जा रहे हैं राम के जिस तरीके से कि वो सिल्क के कपड़े पहने, और ऐसा लग रहा है बिमल की कंपनी का आया हुआ कपड़ा है। तो अब हम सोचे कि बिमल की कंपनी क्या थी कि नहीं थी, प्रश्न तो फिर वो बन जाता है। तो मेरा मानना यह है, हमें अगर उनको समझना है तो हमें बुद्धि को उस चीजों से हटाना पड़ेगा जो बंदी बनाई दायरे हैं। हमें एलियंस को समझना पड़ेगा और एलियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो भगवान जैसे थे, और उन्होंने ही धीरे धीरे हमारे जेनेटिक चेंजेस किए। आज भी वो छुपे रूप से काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें इसकी बहुत बड़ी मिसाल देता हूं। मेरे को आज से 2 साल पहले एक वायरस लगा, हेपेटाइटिस ए। मैंने जब वायरस के बारे में पता किया कि व्हाट इज हेपेटाइटिस ए, तो पता लगा कि वो एक ऐसा वायरस है जो कि आपके जीन कोड पे कब्जा कर लेता है, और जिस समय वो कब्जा करता है उस समय आपके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करेगी, आपको बीमारियों लगने के खतरे हैं, कोई दवाई आप पे काम नहीं करेगी। लेकिन जब वो वायरस मेरे अंदर लगा तो ये भी कहा जाता है कि वो 1-2 साल में चला जाता है। जब वो वायरस मेरे अंदर लगा तो मैंने महसूस किया उस दौरान कि मुझे दिमाग से कुछ मेरे अंदर ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि मेरे काम के लिए अच्छे हैं। समझो बात को। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी लोग थोड़े से भी उनको लगते हैं कि जगत के हित के लिए काम कर सकते हैं, कुछ हो सकता है उन्होंने हवा में पानी के माध्यम से किसी भी माध्यम से बना के छोटे छोटे माइक्रोसेल्स छोड़ दिए,
वो उन आदमियों में लग जाते हैं, और जब उनमें लगते हैं तो उनमें उनके कोड के अंदर कब्जा करके उन जेनेटिक वो चीजें चेंज करते हैं जो चीजें मैसेज देने के लिए उपयोगी हैं। मैसेज तो आज भी कन्वर्ट हो रहा है, कन्वे। अब लोग कहेंगे क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो आप, ध्यान की बात, सबको क्या हेपेटाइटिस ए लग गया था जो ध्यान की बात? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा ध्यान की बात, मैं ये कह रहा हूं मैसेज क्या है। मैसेज है सोसाइटी के लोग एक पॉजिटिव दिशा में काम कर सकें और सब लोग मिलके चलें। आप मेरे मैसेज में देखो, मेरे मैसेज में ये है कि एलियंस आ सकते हैं, एलियंस कोई बुरे नहीं होते। आज तक हम एलियंस को ऐसा समझते हैं कि जब एलियंस आएंगे तो बंदूकें ले लेके आएंगे और सबको मार देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं नहीं, एलियंस आएंगे तो उनके लिए तो हम मारने के लिए तो वो हमें जब चाहे मार सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उनकी आगे। अगर कोई हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आ सकता है, इसका मतलब वो इतना संपन्न है कि उसके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसी हालत में हम मारने नहीं आ रहे हैं, हमें डेवलप करने आ रहे हैं। जैसे मैं तो ये भी कहता हूं, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे तो हिंदुस्तान के वो लोगों को मारने पीटने लूटने नहीं आए थे। कोई बीवी लेके लूटने आता है, इंग्लैंड से अपनी बीवी बच्चों को कहेगा चलो हिंदुस्तान चलते हैं, वहां से लूट लाते हैं, ऐसा होता है। जैसे तुम कनाडा गए, तुम सॉरी अमेरिका गए, अब अमेरिका तुम लूटने गए हो क्या? अब बीवी बच्चे के साथ तुम वहां बसने गए। हाँ, उस बसने में तुम कुछ कमाओगे और तुम कमा के इंडिया भी भेज दोगे, लेकिन इसको लूटना कहेंगे क्या? तुम वहां जाके काम भी तो कर रहे हो, तुम वहां यहाँ के लोगों की समझ भी तो वहां लगा रहे हो। लेकिन अब अगर कोई क्रांति खड़ी हो जाए कि लुटेरे आ गए हैं, सब इंडिया से लुटेरे आ गए हैं, तो फिर एक युद्ध होगा, फिर तुम अपने हकों के लिए लड़ोगे, फिर वहां भगत सिंह पैदा होंगे, तुम लोगों की हत्याएं करेंगे, तुम लोग उनको क्रांतिकारी कहोगे। फिर एक दिन ऐसा होगा कि तुम लोग वहां जितना तुमने कमाया है वो सब बेच बाच के लूट के, वो एक कहा जाएगा कि जाते जाते लूट ले गए हमारे लाखों करोड़ रुपया, तो वो तुम लेके आओगे। लेकिन इस तरीके की बातें जब मैं कह रहा हूं एलियंस हैं, तो मैं भी मैसेज कह रहा हूं कि कल को एलियंस आए तो पहले से एक एनवायरनमेंट तैयार होगा उनके लिए, हम उनका वेलकम कर सकते हैं। तो मैं काम बोलता हूं कि मैं इस तरीके के काम कर रहा हूं कि हम लोगों के विरोध, अब जैसे मुझे हेपेटाइटिस ए लगा, अब मैं एलियन को गाली नहीं दे रहा, हेपेटाइटिस ए के बाद मुझे अच्छा लग रहा है यार, मुझे फील गुड आ रहा। हाँ, शरीर में कुछ दिक्कत हुई, शरीर में ऐसे वायरस तो लगे जो ये कहते थे आप गंदी जगह जाओगे तो आपको बीमारी लग सकती है, आप ट्रेन में जाओगे तो बीमार हो सकते हो। अब देखो ना, जब से हेपेटाइटिस ए लगा तब से मैं ट्रेन में गई नहीं, मेरे पास गाड़ी आ गई, गाड़ी के लिए तेल भी आ रहा है। इसका मतलब है वो मुझे अगर चेंज कर रहे हैं तो ऐसे भी चेंज आ रहे हैं, मेरी वेव्स में ऐसे चेंज आ रहे हैं कि मेरे पास वो साधन भी इकट्ठे हो रहे हैं कि मुझे समस्या का समाधान भी मिल रहा है, फैसिलिटीज मिल रही हैं। हाँ देखो ना। तो अब तुम देखते नहीं थे कि हनुमान को कैसे फैसिलिटीज मिल जाती थी। हनुमान अचानक युद्ध करने गए हैं और उनको सब प्रॉब्लम आ गई हैं, अचानक उनको सोल्यूशन मिल जाता था, जो सोल्यूशन किसी को नहीं मिलता था वो हनुमान को मिल जाता था। और वो पहाड़ उठाया था उसने। देखो, पहाड़ उठाया एक कई तरीके की बात है। अब ऐसा भी तो इसको कई तरीके से, इसको साइकोलॉजिकल भी तो चीज देखो। वो घटना जिन्होंने लिखी, अब ये भी तो कह सकते हैं कि हनुमान ने जड़ी बूटी लाने के लिए पहाड़ सर पे उठा लिया। अब पहाड़ सर पे उठा लिया का दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है उपद्रव कर दिया कि हमें लाना है जड़ी बूटी लाना है, जैसे बच्चा जिद करता है, इसने तो पहाड़ सर पे उठा रखा है। अब बच्चा भी पहाड़ सर पे उठाया है। लेकिन अगर कोई मुझे मानता हो और वो दरवाजे के बाहर सुन रहा हो, अंदर मीटिंग चल रही है कमरे में, अब समझना बात को कि रामचंद्र जी जहां पे लक्ष्मण पड़े हुए हैं और उनके लिए जड़ी बूटी लानी है, और वहां पे बहुत सारा बवाल मचा हुआ है, सब लोग कह रहे हैं टाइम वेस्ट करेंगे, हनुमान वहां जाएंगे, वो कह रहे नहीं मैं तो जड़ी बूटी लेके जाऊंगा। तो कह रहे हैं कि फिर वो जड़ी बूटी लेके आए, जड़ी बूटी लेके आके ठीक भी हुए, तो कमरे में लोग मीटिंग कर रहे हैं, वाह वाह मजा आ गया, हनुमान तुमने तो इनको बचाने के लिए साला पहाड़ सर पे उठा लिया। अब वो बाहर बैठा एक राइटर है जो लिख रहा है, उसने लिखा हनुमान ने पहाड़ सर पे उठा लाए थे। अब वो किताब छप गई। अब पहाड़ का मतलब तो पहाड़ ही होता है, पहाड़ का मतलब उपद्रव तो नहीं होता। तो कहीं कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हाँ जो हुई हैं वो राइटर्स की तरफ से हैं,
फिर राइटर्स, अब जैसे वही बात है ना कि अब आप कहते हो क्या उस समय कपड़े बन गए थे, वो तो सब कपड़े पहनते थे। अब मिस्टेक बेचारे उनकी नहीं है, एक भी जगह नहीं लिखा, आप पूरी रामायण पढ़ लो, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो लंगोट बांधे हुए थे सिल्क के कपड़े का, कहीं लिखा है? लंगोट तो कहते हैं वहाँ। लंगोट कहते हैं सिल्क के कपड़े का, लंगोट तो बहुत सी चीजों को हो सकता था और पत्तों को बना लिया हो, भाई पत्तों का भी तो हो सकता है, लेकिन अब सिल्क के कपड़े का, केसरिया रंग मान लो बोल सकते, तो केसरिया पत्ते भी तो होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें कई आयामों से भ्रम पैदा होता है। जैसे आजकल इंटरनेट का जमाना है, एक ही आदमी के बारे में 36 लोग 36 विचार दे रहे हैं। उन्हें केजरीवाल दुष्ट, एक केजरीवाल बहुत हिट, अब एक ही आदमी दो तरीके के वक्तव्यों से लोग उसे संबोधित कर रहे हैं, तो कहानी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कंफ्यूजन हो गया। तो बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मैं जब भी ऐसे विषयों पे बोलने बैठता हूँ, जवाब देने बैठता हूँ, तो मेरा कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं काम होता, बल्कि मैं तुम्हें कंफ्यूजन से बाहर लेना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे हनुमान से कोई लेना देना नहीं, मुझे रामचंद्र जी से भी लेना देना नहीं, मुझे लेना देना तुमसे है। तुम कंफ्यूज रहोगे तो तुम दुकान पे भी कंफ्यूज रहोगे, फिर तुम अपने कस्टमर को भी कंफ्यूज करोगे, फिर तुम घर में बीवी को कंफ्यूज करोगे, तुम पूरे जगत को कंफ्यूज कर दोगे। लेकिन जब तुम सॉल्व बैठोगे, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो तुम कस्टमर से भी अच्छी डीलिंग करोगे, व्यापार बढ़ेगा, बीवी से अच्छी डीलिंग करोगे, संबंध अच्छे होंगे। कंफ्यूज आदमी पूरे जगत को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज आदमी ऐसे मालूम कैसे करता है? एक सड़क पे 10 लोग जा रहे हैं, 10 लोगों की गति तय करती है कि ये 10 लोग अपनी गति से 10 मिनट में अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। अब इन 10 के बीच में कंफ्यूज आदमी आ जाता है, अरे भाई साहब गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? वो कहते हैं वहां चले जाओ, उधर है। अब इसने इसकी भी एनर्जी ब्रेक की, अब कंफ्यूज आदमी तो कंफ्यूज है, वो दूसरे को भी रोक लेता, भाई साहब गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? उसको भी एनर्जी ब्रेक की। अब वो बता रहा है कि वो भी बताता उधर है, फिर भी उसे विश्वास नहीं होगा। कंफ्यूज आदमी तो फिर प्रश्न पूछेगा, तो तीसरे से भी पूछेगा। तो एक कंफ्यूज आदमी कई लोगों की ऊर्जा को खराब कर सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस जगत से जिन चीजों पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स खड़े हो गए हैं, यदि हम कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दें, तो हम जगत की बहुत बड़ी ऊर्जा को एक सही दिशा में धक्का दे सकते हैं, है ना? मैं व्यक्ति को कंफ्यूज नहीं कह रहा, मैं एक विचारों को ही कंफ्यूजन कह रहा हूं। मैं पूरे सब कंफ्यूज ही हो गए। बचपन में मेरा भी विचार ऐसा आता था कि हनुमान जी जो जो पहनते हैं लंगोट, जब वो बड़े होते हैं तो वो लंगोट कैसे बड़ा हो जाता है, ये बात मेरे अंदर विचार आता था, शरीर बढ़ता था। हाँ। लेकिन ये विचार तुमने हल्क की मूवी देख के कभी नहीं उठाया, क्योंकि आज तुम जिस युग में जी रहे हो, तुम्हें लगता है ऐसे कपड़े हैं जो थोड़े बहुत बड़े हो सकते हैं, प्लास्टिक वाले हैं। तो ये क्या कोई बहुत बड़ा युग है? जिस युग में एलियंस, मैं कह रहा हूं मदद कर रहा हूं, तो वो जो अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं एलियंस, वो अपने बच्चे को एक अंडरवियर नहीं दे सकते अच्छा सा। थोड़ा समझने वाली बात है। जब मैं कह रहा हूं एलियंस ने, अरे तुम तो भी इतना अच्छा कच्चा बना ही नहीं पाए जो एलियंस ने बना लिया होगा। हनुमान जी के पास तो वो वाला था, तुम्हारे पास तो इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में हमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे। सर वो ब्रीड फिर खत्म हो गई उसके बाद? देखो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें कर तो लिया जाता है, लेकिन समय से पहले उनको सबके लिए सर्वसुलभ नहीं किया जाता। कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुछ थॉट्स हैं, जो थॉट्स मैं देना चाहता हूं जगत को, लेकिन अभी उसके लिए जगत तैयार नहीं है। तो मेरा दे देना केवल ऐसे ही होगा कि वो विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन काम 5000 साल बाद आएगा। तो उस तरीके के वो एग्जाम्पल्स पैदा करते थे। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, जैसे मैंने कहा कि वो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, तो सोसाइटी को चेंज करने, अब वो हनुमान थोड़ी ना बनाते रहेंगे, बाय प्रोडक्ट हनुमान थोड़ी शुरू हो गया, हर घर में एक हनुमान पैदा हो जाए। क्योंकि अगर सोचो, एक गणना कहती है कि दुनिया में 3% लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, 97% लोग मजदूर हैं, नॉर्मल है। अब मैं ये कहता हूं 7% लोगों की हत्या कर दो 3% लोगों को, तो तुम्हें लगता है 3% लोग ब्रिलियंट बचे? फिर 3% में भी 97% बेवकूफ सिद्ध होंगे। इसलिए एग्जाम्पल्स कोई एक आदि हो सकता है, उसका एग्जाम्पल होना ही सबके लिए काफी है।
लेकिन उसी तरीके की ब्रीड को पूरी दुनिया पे लागू कर दिया जाए, अब सोचो सारे हनुमान होते, अभी तुम भी हनुमान होते, हम भी हनुमान, ये भी हनुमान, वो भी हनुमान, वो सब हनुमान, तो फिर क्या हो रहा होता? अब हम सब अपनी पूंछ ही संभालते उड़ते, कमरे में पूंछ ही फैली होती। तो इसलिए एग्जाम्पल ही कुछ अच्छे थे, हर जगह नहीं हो सकती वो चीजें। आप कितनी भी अच्छे हो, आज भी दुनिया में कितनी तरक्की हो गई, लेकिन सब आदमियों के पास मोबाइल भी एक जैसा नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है। जो जिस तल पे है उसी हिसाब से काम करेगा। आप कह रहे हो बहुत अच्छा मेरा मोबाइल, आप दे दो किसी रिक्शे वाले को, गिफ्ट कर दिया, लीजिए साहब आपको हनुमान गिफ्ट, वो क्या करेगा? वो ज्यादा से ज्यादा उस पर एक सनी लियोनी की पिक्चर देख लेगा, और क्या करेगा? उसे जब नेट सर्चिंग नहीं आती और सब चीजें नहीं आती तो वो यूज क्या करेगा? इंडिया में यही तो हालत हो गई। बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छे मोबाइल्स हैं, यूज के नाम पे वो केवल फोटो खींचने के लिए यूज हो रहे हैं। तो फोटो खींचने के लिए क्या यूज करना? तो यदि आदमी उस हिसाब से समझदार नहीं हुआ है और सबको बहुत बड़े ब्रांड दे दिए जाएंगे तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं। ऐसा प्रश्न तो लोग करते हैं कि भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं दिया? अरे सबको बराबर दे दिया होता फिर सबको रोज पराठे ही मिलते सुबह। नहीं समझा? सबको बराबर दे दिया, अब बराबर तय कौन करेगा? तो हो सकता है उनने कहा जो सबसे पहला वाला ब्रांड जो चीज मांगेगा वही सब मांगेंगे।